Hello everyone, how are you? I am Abhinandan Kumar. Welcome on K2IS E Academy. आज हम लोग NCERT क्लास 7 के चौथे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एयर। आज हम लोगों को एयर के बारे में मेनली पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने पीछे जो है कुछ चैप्टर, 3 चैप्टर 7th क्लास के और जो है 6 क्लास के सभी चैप्टर्स NCERT ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो है NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। मैं अभिनंदन कुमार, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है। आप यहाँ PDF के लिए या डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो है PDF के लिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर जो है, सबसे पहले तो ये आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि आपका आज का जो चैप्टर है ना, वो ज़्यादा आज का इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा, तो एक बार में तो याद नहीं होता, तो इसे बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हम लोगों को पहले से ही पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता था। जहाँ पर हम लोग जो है एयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या था, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ब्लैंकेट के जैसा जो है, एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट के जैसा क्या हुआ है, अर्थ को सराउंड किया हुआ है। क्या है उसका नाम, क्या, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर देयर सर्वाइवल। जो है हर एक जितना भी लिविंग बीइंग्स है, जितने भी एनिमल्स है या पेड़ पौधे, इंसान, जो भी है, सभी क्या है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं जीवन के लिए। क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन और कुछ गैसेस होते हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लाइफ सर्वाइवल के लिए, तो वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। जो है हम लोगों को श्वास के लिए जो है एयर प्रोवाइड करता है, जो ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनरेज। और साथ ही साथ जो हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, किससे, सूर्य के प्रकाश से जो है कुछ जो खतरनाक या नुकसानदायक जो किरणें होती हैं, उससे भी हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वो कौन, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये सब हमारे लिए करता है, और उसी से हम जो है ब्रीथ करते हैं, वहाँ पर जो एयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर यदि ये जो है ब्लैंकेट नहीं के जैसा अगर यदि एटमॉस्फेयर नहीं हो, तो हम लोग जो है दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और जो है पक जाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं आप। जैसे रोटी पक जाता है वैसे ही। तो और रात में क्या होगा, जब सनराइज नहीं आएगा तो वहाँ पर उस टाइम जो है हम लोग ठंडे से फ्रोजन हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या किया, एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है हमारे लिए लाइफ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया, ताकि हम लोग यहाँ पर अर्थ को जो है रहने लायक किसके वजह से बना है, वो है एटमॉस्फेयर, यानी एयर के बारे में, एयर के वजह से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके वजह से, इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके वजह से अर्थ जो है, अर्थ पर इंसान को रहने के लिए जगह है, लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर। लेकिन उसमें उसमें एक टेम्परेचर, उसमें जो है एक एयर भी है जो कि टेम्परेचर को मैनेज करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जो है हम लोगों को जो है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेनली जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जो है देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। और भी कुछ इंपॉर्टेंट गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो और उसके अलग बात जो है कुछ कम मात्रा में जो है क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सभी गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं कम मात्रा में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल, इसके साथ साथ जो है गैस के अलावा भी जो कुछ डस्ट पार्टिकल, यानी कि डस्ट पार्टिकल आप समझ सकते हैं, वो भी एयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है।
प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। नाइट्रोजन के लिए क्या कि नाइट्रोजन किसको ज़रूरी है? नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को ज़रूरी है। इंसान भी, हम लोग भी जब ब्रीथ करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, बहुत सारे गैसें के मिक्सचर को जो है हम लोग इनहेल करते हैं और फिर वहाँ पर जाके ऑक्सीजन को वो बॉडी के प्रोसेस में जो है वो अलग हो जाता है और बाकी जो है कार्बन बाहर निकल जाता है, जिसमें से नाइट्रोजन एबंडेंट मात्रा में होता है। क्योंकि वो जो है वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी लेते हैं। वैसा इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। ठीक है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो है ट्रीज़ जो है वो, प्लांट्स जो है डायरेक्टली जो है एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। उसके लिए क्या क्या किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? उसके लिए बैक्टीरिया का ज़रूरत पड़ता है। बैक्टीरिया दैट अलाइव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जो है सॉइल और रूट्स में जो है पाया जाता है, लाइक टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, वो नाइट्रोजन को एयर से खींचने के लिए, एंड दे चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो है फॉर्म चेंज कर देता है वो बैक्टीरिया। जैसे कि आपने ये जानते होंगे कि मसूर का जो दाल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन को खींचने के लिए जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उसके प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो है उसके नाइट्रोजन के बाद जो सबसे अधिक पाया जाने, प्लेंटीफुल मतलब सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? वो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। नाइट्रोजन कितना था? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। ठीक है, कितना है? 21%। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। हम लोग जो है और एनिमल्स और ह्यूमन्स जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग हवा लेते हैं ब्रीथ में जिसमें कि ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सॉरी, यहाँ पर ये कट हो गया है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि जो है ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड तैयार करता है, भोजन तैयार करता है, और साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो प्रकाश के सन रेज के उपस्थिति में होता है, प्रेजेंट में होता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। जो है ह्यूमंस जो है ऑक्सीजन को ग्रहण इनहेल करते हैं और प्लांट्स जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दोनों मेंटेन हो जाते हैं। बट जब हम लोग जो है ट्रीज़ को, बहुत सारे ट्रीज़ को कट करते हैं तो उससे क्या होता है? ये बैलेंस डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही ये कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% ओनली पाया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जो है प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और हम इंसान और ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जब श्वास लेने के प्रक्रिया में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो है जितना हम लोग जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उतना ही पेड़ पौधे क्या होते हैं? खींचते हैं, तो इससे जो है बैलेंस बना रहता है। लेकिन हाउएवर जबकि द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। और जब हम लोग फ्यूल और कोल ये सब जलाते हैं तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस बनता है, रिलीज होता है, तो उससे जो हमारा इन्वायरमेंट का बैलेंस अपसेट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। और ये क्या होता है? ये हम लोग जो फ्यूल और ये बर्निंग फ्यूल्स यूज करते हैं, बर्निंग करते हैं फ्यूल का, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और इसके बाद इससे वजह से क्या होता है? वेदर और क्लाइमेट पर भी
इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कर सकते हैं, आपको किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। वहाँ आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वर्ड जो है हर कहीं ना कहीं पूरे पेपर में मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो देखते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता क्या है, ये जो है जब सन रेज अर्थ पर आते हैं तो उसे जो है वापस जाने से रोकता है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है। ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जब जो है सनरेज जो है जब वापस रेडिएट होता है यहाँ से अर्थ से, तो ये जो है एटमॉस्फेयर में उसे ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव इन। और इसी के वजह से जो है टेम्परेचर कह सकते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर जो वो मेंटेन है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है यहाँ पर। However, when its level in atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. और जब हम लोग बहुत ज़्यादा जो है यूज करते हैं फ्यूल वगैरह का, तो उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और जिसके बाद कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और फिर वो सिचुएशन क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और जब टेम्परेचर जब वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जब टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, कॉजेज जो कोल्डेस्ट पार्ट में जो स्नो है, बर्फ़ है, आइस है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब पिघलेगा तो सी का लेवल क्या होगा, सागर का जो पानी का लेवल है वो राइज होगा, बढ़ेगा और उसके बाद जो फ्लड्स आएंगे कोस्टल एरिया में, किनारे पर, ठीक है। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन। और फिर इसके वजह से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिलेगा और बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल जो है वो गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है कह सकते हैं कि क्लाइमेट ही नहीं रहेगा। When air is heated, it expands, become lighter and goes up. जब एयर जो है जब गर्म होता है तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है और वो ऊपर की ओर जाता है। और कोल्ड जब होता है तो वो डेंसर और हैवी हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ आता है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, ठीक है, इट टेंड्स टू सिंक डाउन। व्हेन हॉट एयर राइजेज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रसेस देयर टू फिल द गैप। और जब जो यहाँ पर मान के चलिए ये आपका यहाँ पर हीट टेम्परेचर पड़ रहा है और जिसके वजह से कि एयर जो है हीट हुआ, गर्म हुआ और ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो है यहाँ पर वेकेंट हो गया तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर होंगे ये यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, क्या होगा, मूव करेगा और वो जगह फिल कर देगा। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और इसी वजह से क्या होता है, एयर जो है सर्कुलेट होते हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर को कितने लेयर में डिवाइड किया गया, 5 लेयर में डिवाइड किया गया। और वो 5 लेयर कौन कौन से है, वो 5 लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। कौन कौन से, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजो देखिए 5 में से बीच में ये मेजो हो गया, और उसके बाद थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब बाहर की तरफ हो गया, तो इसे एक्सो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसे, इस डायग्राम में थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा, फिर भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर हो जाएगा, ये बाउंड्री लाइन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेसोस्फेयर हो गया आपका, और फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका 5 टाइप हो गया, कौन कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्या हो गया, एक्सोस्फेयर। अब जो है हम लोग बारी बारी से एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में, यहाँ नीचे दिया गया है ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है।
दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 13 किलोमीटर्स। कितना है इसका जो है ट्रोपोस्फेयर का हाइट, एवरेज हाइट कितना है वो है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, और जो जो हम लोग सांस में ब्रीथ करते हैं, एग्जिस्ट हवा, एयर जो है ब्रीथ में यूज करते हैं, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक। तो देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जो जितने भी जो है वेदर फिनोमेना है वो मेनली ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। जो है स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पाया जाता है, ये अबव ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है, और ये एक्सटेंड करता है अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये जो है अराउंड 50 किलोमीटर हाइट तक जो है एक्सटेंड करता है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। और यहाँ पर जो है ना ही क्लाउड्स होता है और ना ही कोई वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पर ना ही डस्ट होता है, ना ही कोई कुछ वेदर फिनोमेना नहीं होता है। इसी वजह से जो है ये आइडियल कंडीशन, मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इसी वजह से जो है क्या होता है, एरोप्लेन को उड़ने के लिए जो है सबसे जो है आइडियल कंडीशन माना जाता है, होता है। इसी में एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, फ्लाइंग करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब ये लाइन भी देखिए कितना स्पेयर इम्पोर्टेंट है। ये ओजोन गैस भी जो है वो लेयर ऑफ ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मीजोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कौन सा लेयर है, थर्ड लेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या एग्जिस्ट करता है, कौन सा, मेजोस्फेयर, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, ठीक है। द मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग द फ्रॉम द स्पेस। मेनली हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, शायद हम लोगों ने देखा था 6th क्लास के ज्योग्राफी में, कि जो है मेटेराइट्स क्या होते थे। मेटेराइट्स जब वो जो है ऊपर से गिरते हैं तो वो जो है इसी लेयर में मेनली जल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर कौन सा, थर्मोस्फेयर इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। ये एक बहुत ही अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये एक्सेप्शन है, और कोई भी एग्ज़ाम जो है आजकल एक्सेप्शन को ज़्यादा ध्यान रखता है। मेनली देखिए जब क्या होता है कि जब हाइट इंक्रीज करते हैं हम लोग, ऊपर की ओर जाते हैं, तो मेनली जो है टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। बट यहाँ थर्मोस्फेयर में उल्टा होता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। और इसी में से जो है आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा होता है, कि उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आयनोस्फेयर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जो है जाना जाता है। आयनोस्फेयर किसका पार्ट है, वो भी थर्मोस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। मैं इसी की बात कर रहा था अभी। ये रेडियो ट्रांसमिशन में जो है हेल्प करता है, किसके थ्रू, ये आयनोस्फेयर के थ्रू, ठीक है। आयनोस्फेयर के थ्रू जो है रेडियो ट्रांसमिशन में जो है हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो है रेडियो वेव्स जो है ट्रांसमिटेड होता है अर्थ से और रिफ्लेक्ट होता है अर्थ पर इसी लेयर के द्वारा। कौन से लेयर के द्वारा, थर्मोस्फेयर के द्वारा। थर्मोस्फेयर में क्या क्या मेन था, एक तो आयोनोस्फेयर पाया जाता था, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट है इसका एक्सोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में से जो है सबसे लास्ट क्या था, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब बाहर वाला, ठीक है, बाहर की तरफ। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। सबसे जो है अपर मोस्ट लेयर है। दिस लेयर इज वेरी थिन एयर। और यहाँ पर जो बहुत कम जो है एयर देखने को मिलता है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम ईयर। और यहाँ पर जो है लाइट गैसेज यानी हल्के गैसेस पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत थिन एयर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखना है आगे वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर क्या होता है, वेदर हम लोगों ने पिछले भी कुछ चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में एक चैप्टर में पढ़ा था।
इन दिस हर जो है वेदर क्या होता है, वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो है ये किसी भी टाइम जो है किसी भी समय बदलते रहता है, ठीक है। कंडीशन है हर समय बदलता हुआ कंडीशन एटमॉस्फेयर का वेदर, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड के एवरेज वेदर कंडीशन को क्या माना कहा जाता है, उसे क्लाइमेट कहा जा सकता है, ठीक है, क्लाइमेट कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील वे एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हम लोग हीट या कोल्ड जो है फील करते हैं वो क्या है, टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। क्या है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस का जो डिग्री हम लोग मेजर करते हैं वो जो है महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, समर आर हॉटर देन विंटर्स, ठीक है। टेम्परेचर जो है सिर्फ जो है क्या होता है कि डे नाइट में नहीं चेंज होता है, ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे जो मेन इन्फ्लुएंस होता है वो क्या किसका होता है, वो होता है इंसोलेशन की वजह से। ये इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। क्या होता है, इंसोलेशन is the incoming solar energy intercepted by the earth. This layer of isolation decreases from the equator towards the पोल। और इंसोलेशन क्या होता है कि घटता जाता है कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है, क्योंकि सन रेज जो है वो स्लैंटिंग हो जाता है, ठीक है। देयर फॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन दिस सेम मैनर। और जो है जैसे जैसे जो है इसका इंसोलेशन घटता जाएगा और जो है उसी तरह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर को मापने का। इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंडर्स सेल्सियस, वन ऑफ द सेल्सियस स्केल। द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज करता है कितने पे, कूल बर्फ़ कितने पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और हीट जो उबलता है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एयर प्रेशर के बारे में देखते हैं, ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर क्या है, ये जो है किसी अर्थ पर जो है अर्थ सरफेस पर जो है एग्जर्ट करता है क्या, प्रेशर एयर के द्वारा। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। जो है एयर के वेट से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम लोग जो है ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ प्रेशर जो है घटता जाता है, ठीक है। द प्रेशर एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जो है ये हाइट के साथ डिक्रीज होता रहता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। और जो है हॉरिजॉन्टली जो है ये एयर प्रेशर किस पे इन्फ्लुएंस करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, ठीक है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयरफॉर हैवी, ठीक है। जब जो है लोअर टेम्परेचर देखने को मिलेगा तो एयर जो है ठंडा होगा और हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विंड के बारे में। विंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है, एयर का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे हम लोग विंड कहते हैं, ठीक है। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। जो मेनली जो है विंड का नाम जो है डायरेक्शन के आधार पर रख दिया जाता है। वे जब वेस्ट से चलता है तो उसे वेस्टर्ली, जब ईस्ट से चलता है तो उसे ईस्टर्ली, इस तरह से नाम रख दिया जाता है, ठीक है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो है विंड्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, वो
3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड क्या होता है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये जो है पूरा साल जो है, पूरा ईयर जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहता है। उसके बाद है लोकल विंड्स। दिज लोकल विंड्स है, सॉरी यहाँ जो है हम लोग सीजनल विंड्स को जो है मिसिंग कर दिए हैं, तो यहाँ उसके पहले जो है सीजनल विंड्स देखने को मिलेगा। सीजनल विंड्स क्या होता है, वो सीजन के अकॉर्डिंग जो है चलता है और अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे इंडिया में उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मानसून। मानसून जो है एक सीजनल विंड है। ठीक है, मानसून क्या है, एक विंड सिस्टम है, सीजनल विंड सिस्टम जो है सीजन के अकॉर्डिंग जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकल विंड्स। दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो ये किसी भी टाइम पे कहीं पर भी एक लोकल एरिया में अपने हिसाब से चलता रहता है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यूपी पीसीएस और बीपीएससी मेनली इन दोनों के लिए। जो है क्या होता है, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू, लू कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर क्या होता है, व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। जो वाटर जो एवापोरेट्स होता है लैंड और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, तो उसे वाटर वेपर कहा जाता है। और मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। और उसे जब एयर में जो है मॉइस्चर होता है, वेपर होता है, तो उसे क्या कहा जा सकता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। और जब पूरा जो है कह सकते हैं कि व्हेन द एयर मतलब एयर में जब बहुत ज़्यादा जब वेपर हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसे उस दिन को ह्यूमिड डे हम लोग जो है उस टाइम को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इंक्रीज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेगा, एयर जो है गर्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा, वह वाटर वेपर को एग्जिस्ट होल्ड करने का क्षमता इसका बढ़ जाएगा और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र हो जाएगा। व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग। और जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कूलिंग यानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और द वाटर वेपर्स कोल्डनेस काउजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंसेस जब होगा, जब वाटर वेपर जो है कंडेंस होगा, जमा होगा एक जगह, तो उसके बाद क्या होगा, ड्रॉपलेट्स बनेंगे वाटर के, मतलब बूंदे बनेंगे। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड्स क्या है, बादल क्या है, वो बहुत सारे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को मिलकर एक लार्ज अमाउंट में जो है जमा होते हैं। ठीक है, when these droplets of water becomes too heavy to float in air then they come down as precipitation। और जब जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं एयर में तैरते हुए, तो फिर ये जो है प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश भी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जब ये लिक्विड जो है, प्रेसिपिटेशन भी एक तरह का बारिश ही है, बट जैसे ही ये जो है अर्थ सरफेस पर आता है तो इसे जो हम लोग रेन बोल देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। मेनली जो है ग्राउंड वाटर जो है ज़्यादातर रेन वाटर से देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स। जो है मेनली रेनफॉल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ नहीं दिया गया, अगले किसी चैप्टर में अगर मिलेगा तो मैं इसे अच्छे से डिस्कस करूँगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो भी मैं इसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के लिए जो है वाटर जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्टील, स्लीट एंड हेल। जो है कुछ जो है अदर फॉर्म जो है, जैसे रैन नहीं होता है, जैसे आइस जो स्नोफॉल हो जाता है, तो ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये लेक्चर समाप्त हुआ आज का। तो जो है आप जो है कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।
और लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। K2 IAS अकेडमी, ठीक है। ये आपको सर्च करना है, शेयर करना है, ताकि यही मेरा मोटिवेशन का सोर्स होगा और जो है जिसे इसकी ज़रूरत होगी उसे हेल्प मिलेगा। तो आप लोग इतना ज़रूर करेंगे, उम्मीद है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच।